हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैनलो। इन टुडे लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि चल रहा है कंटिन्यूसली। सो आज पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर 1982। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आइए। वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर 1982 ये इंटरनेशनल इवेंट्स जो अभी चल रहा है, हर टॉपिक को अलग अलग छोटे छोटे हिस्से में ले जा रहे हैं। लाइक वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर, उसके बाद मॉनिटर प्रोटोकॉल पे आएंगे, ब्रंटलैंड रिपोर्ट पे आएंगे। सो वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर 1982 इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर 1982 की मतलब शुरुआत कब से हुई थी। सो आइडिया ऑफ दिस चार्टर वाज ड्राफ्टेड और मूटेड इन 1975। 1975 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1975 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1975। ओके, सो 12th जनरल असेंबली ऑफ IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर से सुनिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की जो 12th जनरल असेंबली हुई थी। सो इसमें क्या था कि IUCN यानी कि IUCN, ओके, सो IUCN इसको डेवलप किया गया इस चार्टर को, ताकि जो कोई भी नेचर को अफेक्ट कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, उसको गाइड किया जाए। दे मस्ट बी गाइडेड, दे मस्ट बी जज्ड एंड टू मैनेज नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। याद कीजिएगा, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए उसके बाद चार्टर को बनाया गया। हर चीज़ को मतलब कोडिफाई करने के बाद चार्टर को बनाया गया। बहुत सपोर्ट मिला डेवलपिंग नेशन से, जैसे कि पता है जितने भी डेवलपिंग नेशन थे बहुत सपोर्ट मिला। फाइनली अडॉप्ट कर दिया गया 28 अक्टूबर, याद रखिएगा 28 अक्टूबर 1982 को ये अडॉप्ट कर दिया गया था और फाइनली अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली एज आई सेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 111 वोट्स एंड 18 एब्सटेंशंस, यानी कि 111 वोट तो इसको मिला ही, ओके, लेकिन 18 एब्सटेंशंस यानी कि मत इतने नेशन ने मत इसके बारे में नहीं किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट्स था, फुल सपोर्ट था इसको। लेकिन नेगेटिव वोट जो मिला था USA से मिला था नेगेटिव वोट इसको। सो व्हाट आर द पर्पस? The purpose of the charter is to provide a procedural and substantive protection to the global environment for the impact of industrialization। जैसे कि पता है कि ये जो चार्टर है वो प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव प्रोटेक्शन दे रहा था, मतलब जो ग्लोबल इन्वायरमेंट जो इम्पैक्ट हो रहा था ग्लोबली, इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पे बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन से के प्रभाव से उसको छुटकारा देना था। तो ये चार्टर है, ये इसके लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाया। और जो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, जो वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर 1982 है, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्या कि वो मतलब सपोर्ट करे किस चीज़ के बारे में, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन को लेकर। ओके, सो द चार्टर रिकॉग्नाइजेज द मैनकाइंड इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, जो मैन काइंड इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर उसको रिकॉग्नाइज करे, एंड द सिविलाइजेशन इज रूटेड इन नेचर विच हैज़ शेप्ड ह्यूमन कल्चर, इन्फ्लुएंस्ड ऑल आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक अचीवमेंट्स, ओके, एंड लिविंग इन हार्मनी with nature gives man the best opportunities for the development of his creativity and for rest and recreation. So therefore man must acquire the knowledge to maintain and enhance his ability to use natural resources। कि मैन जो है, ह्यूमन बीइंग है, एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने नॉलेज को इन्हेंस करे, एबिलिटी को इन्हेंस करे कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल में लाना है। ओके, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसीज एंड इकोसिस्टम, क्योंकि जितने भी स्पेसीज यहाँ पे रह रहे हैं ऑन दिस एटमोसफेयर और इकोसिस्टम में, उनको बेनिफिट करना है, ना कि उनको डिस्ट्रॉय कर देना है। जो फ्यूचर कमिंग जनरेशन है, मतलब मेन यही होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होना चाहिए, जेनेटिक वायबिलिटी होनी चाहिए। सो विद द चार्टर हैज़ प्रोनाउंस्ड 24 प्रिंसिपल टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो चार्टर है वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर 1982, ये चार्टर जो है 24 सिद्धांतों पे आधारित है, मतलब 24 प्रिंसिपल कंटेन करता है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन को लेकर। ओके, नाउ इसको अभी पार्ट में डिवाइड कर लिए क्योंकि सारे प्रिंसिपल यहाँ पे पढ़ना मुश्किल है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको याद रखना है। सो पार्ट 1 ऑफ द चार्टर डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायर्स दैट द नेचर शैल बी रेस्पेक्टेड, which in turn requires that the genetic viability of the earth shall not be compromised। जो genetic viability है अर्थ का उसको compromise नहीं करना, like पॉपुलेशन टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ये जेनेटिक वायबिलिटी है, तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है।
and part second of the charter is concerned with the functions and seeks to deal with the decision making process as it becomes involved with the implementation of social and economic development activities. In that due account shall be taken of the fact that the conservation of nature is an integral part of those activities. So this requirement includes the long term effects of the economic development, okay, and the purpose imposed of the environment by increasing population, that is the soil and the water must be protected. जाहिर सी बात है, soil water must be protected, जैसे बताया था एयर soil water नेचर जो इकोसिस्टम को बनाता है उसको मेंटेन करके चलना, जो नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज नेचर के द्वारा मिला है उसको प्रोटेक्ट करना, that must be protected, okay. So various functions have been provided to performed by the states from principle 6 to 13. Okay, 6 to 13 के बीच में बहुत सारे principles दिए गए हैं. Many principles are provided. So such functions include planning and implementation of the social and economic activities with due care for conservation of nature, formulating like long-term plans for economic development, population growth, okay, and improvement of standard living. Remember, economic development, population growth, and improvement of standard of living, using of the natural resources in restrained manner and prohibiting their wastage, maintaining and improving productivity of soil, okay, means to not destroy the natural resources. Main aim is this. So reusing and recycling natural resources, exploiting non-renewable resources with restraint controlling activities, so which might have an impact on nature, and usage of best available technology that minimize significant risk to nature, okay. उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है जो कि नेचर को डिग्रेड ना करे, कम रिस्क हो नेचर को लेकर, okay. Means the main aim is to protect the nature. So there should be not like destroy any nature or any kind of things which is doing like high risk which affect the nature. So avoiding the discharge of pollutants into nature's resources, which specifically precautions to prevent the discharge of radioactive or toxic material. Means do not use like any material which is radioactive, toxic, which destroy the environment as well as the genetic viability of the earth, okay. So part 30 of the charter deals with implementation of the charter. The charter is not a binding treaty. It exerts considerable moral force on an accepting states and member states, okay. Article 14 to 24 impose soft law. So soft law. So soft law obligation on states. It provides that the states shall adopt legal measures, disseminate environmental education, okay, formulating and encourage scientific research, monitor and evaluate conservation policies and methods, implement the applicable international legal provisions, ensure participations of the people, okay. So these are the three part categorized. So अभी तो पार्ट में सब चीज़ों को बता दिया गया है, लेकिन जो IUCN जो है यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, तो IUCN में क्या है ना, IUCN का मेन काम ये था कि मतलब जो भी नेचर या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट कर रहा है उसको रोका जाए, ओके. मींस उसको गाइड किया जाए, दे मस्ट बी जज्ड. तो इसके लिए जो वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर 1982 को बनाया गया था, कोडिफाई किया गया था, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया था. मेजॉरिटी ऑफ नेशन ने इसको सपोर्ट किया, लाइक 111 वोट्स आया. 18 लोगों ने नेशन ने इसको मतदान इसमें नहीं किया, मतलब एब्सटेंशन इसको कह सकते, 18 एब्सटेंशन थे. और एक जो इसमें कंट्री थे जो कि इसको सपोर्ट नहीं किया था वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर 1982 को, कौन, वो USA था, जैसे कि मैंने आपको बताया था. बट यू मस्ट रिमेंबर लाइक this charter, the main aim of this charter is to protect the nature and natural resources, to manage nature and natural resources, okay. Because this charter was supported by many developing nations, okay. So in formulation of decisions concerning environment, and that each person has a duty to act individually, in association with others or through participation in political process to achieve, okay.
the objective and requirement of the charter, finally it can be said that the charter is an important symbolic expression of an intent among nations to achieve a more harmonious relationship between humanity and rest of the biosphere, like between mankind and earth. जो mankind और earth के बीच में जो relation है उसको maintain करके चलना है, ना कि जो industrialization को बढ़ावा देना है और उसके थ्रू क्या होगा, हमारी जेनेटिक वाइबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो ये चीज़ों को ध्यान देना है. दिस मस्ट बी टेकन एज अ सीरियस इशू, ओके, लाइक टू प्रोटेक्ट द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, because to manage a nature and natural resources is a very big issue. So this charter main aim of this charter is to protect the nature and natural resources. Okay, so I think this is over now. In next lecture we will discuss about the Montreal Protocol 1987. Afterward we will talk about Brundtland Report, WCED so called. So thank you so much. So thanks for watching. This is Nandan signing off.